वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने एक चाय वाले को पहले प्रधानमंत्री और फिर एक डिक्टेटर बना दिया? ये आंसर इज वेरी सिंपल, ब्रांडिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रांडिंग कब से किसी इंसान के कर्मों का फल देने लगी। आई मीन, जो प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखता है वो प्रधानमंत्री बनेगा, और अगर वो ऐसे काम करता है कि उसे डिक्टेटर कहा जाए तो उसे डिक्टेटर कहेंगे। आपकी सोच गलत नहीं है, लेकिन आपकी सोच को ही बदलने का काम करती है एडवर्टाइजिंग। एक अमेरिकन मार्केटिंग गुरु ने कभी कहा था कि हर इंसान एक ब्रांड होता है, और ये ब्रांड ही तय करता है कि समाज में आपकी कितनी इज्जत होगी या फिर लोग आपको किस नजरिए से देखेंगे। नरेंद्र मोदी की ये छवि इंडियंस की नज़र में जिसने ठीक की है वो है उनकी मार्केटिंग टीम। ब्रांडिंग से उनकी छवि ठीक हुई है और 2014 के इलेक्शंस वो जीत। टीम की बात करें तो 2014 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेलने वाले लोग इंडियन एडवर्टाइजिंग के सचिन और ध्यानचंद, द इनफेमस पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, मेडिसिन वर्ल्ड के सैम बलसारा बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोहो स्क्वायर नाम की एक कंपनी टीवी, प्रिंट और रेडियो कैंपेन्स मैनेज कर रही है। उस वक्त के दो सबसे बड़े स्लोगन्स जिसने नरेंद्र मोदी का नाम हर एक भारतीय के जुबान पर रख दिया, पहला अब की बार मोदी सरकार और दूसरा जनता माफ नहीं करेगी। ये दोनों ही फेमस स्लोगन्स पीयूष पांडे ने लिखा था। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस जिंगल भी उस टाइम पे चल रहा था जिसे अनुराग खंडेलवाल ने लिखा था, और उस जिंगल को कहते हैं अच्छे दिन आने वाले, जो बाद में चल के एक सवाल भी बन गया। जैसे हर ब्रांड का एक आर्केटाइप होता है, वैसे ही ब्रांड मोदी के लिए एक आर्केटाइप चुना। उन्हें एक सर्वज्ञानी रिलायबल फादर के रूप में दिखाया गया, और इस फादर फिगर को क्रिएट करने के लिए नरेंद्र मोदी की बचपन की हीरोइक कहानियां क्रिएट की गई और उसे कॉमिक्स और बुक्स के माध्यम से पब्लिश किया गया। उनकी बाल नरेंद्र की छवि तैयार की गई, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर क्रोकोडाइल वाली स्टोरी तो आपने सुनी ही। उनकी एक ऐसी छवि तैयार की गई जिसमें वो अपना घर का कंफर्ट छोड़कर अपना सारा जीवन पब्लिक सर्विस में लगा देते। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने उस वक्त तीन सबसे बड़ी चैलेंजेस थे। पहला, देश को यह भरोसा दिलाना कि नरेंद्र मोदी एक रीजनल लीडर होने के बावजूद भी नेशनली अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो भी तब जब नेशनली एक बहुत ही बड़ी पार्टी उनके सामने खड़ी है। दूसरा ये कि एक 63 साल के लीडर से इंडिया का यूथ, जो कि उस वक्त 150 मिलियन का था, वो कैसे कनेक्ट करे। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज था 2002 गुजरात दंगों का था। इन तीनों चैलेंजेस को अलग अलग तरीके से डील किया। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को एक इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीडर एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि रतन टाटा जी, अंबानी ब्रदर्स से एंडोर्समेंट्स कराए। दूसरे चैलेंज को टैकल करने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था, लेकिन टीम की तैयारी पूरी थी। जहां दूसरे राज्यों के लीडर्स जैसे कि नीतीश कुमार, जयललिता अपने स्टेट से बाहर नहीं निकलते थे, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट अनाउंस होने के 6 से 8 महीने पहले से अलग अलग राज्यों में कॉलेजेस में इवेंट करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने लगभग 5000 से ज़्यादा इवेंट्स और 470 पॉलिटिकल रैलीज करी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका यूथ के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन गया एंड ही वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ विजनरी लीडर ऑफ टुमारो। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज पहाड़ बन के खड़ा था। नरेंद्र मोदी पर 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत की जिम्मेदारी थी और इस दाग को धोना आसान नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर ब्रांडिंग सही से की जाए तो नाले का पानी भी ब्लैक वाटर के नाम पर बेचा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने अलग अलग माध्यम से जनता के दिमाग में यह थॉट सीड किया कि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है और वो दोषी नहीं है। वहीं बीजेपी की आईटी सेल ने गुजरात के रीसेंट डेवलपमेंट्स दिखा के जनता को 2002 से दूर रखा। नरेंद्र मोदी क्रिएटेड एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ सिंसियर, self-made, credible and committed leader who can change the future of the nation. आज हम सबको पता है बीजेपी इलेक्शन कैंपेन क्या था। ये कैंपेन एक केस स्टडी है मार्केटिंग के लिए, and this is one of the best political campaigns ever executed in the history of democracy. और इसका सारा क्रेडिट जाता है बीजेपी के मार्केटिंग टीम।